नमस्कार दोस्तों। आज की इस चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं ना, जो लिटरली मॉडर्न कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के फ्यूचर को पूरी तरह बदल कर रख देगा। मेरा मतलब है IS 383 2016 स्टैंडर्ड। अब सुनने में शायद ये एक बोरिंग टेक्निकल कोड लगे, राइट? बट ट्रस्ट मी, ये वाइटल डॉक्यूमेंट कंक्रीट प्रोडक्शन को एक बिल्कुल नया और सबसे इंपॉर्टेंट एक सस्टेनेबल रूप दे रहा है। चलिए देखते हैं कैसे। इस स्टैंडर्ड के फॉरवर्ड में एक लाइन आती है जो ऑनेस्टली एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल है। कोट, ऑफ लेट scarcity in availability of aggregates from natural sources is being faced in some parts of the country। सही सुना आपने, ये कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है, ये एक सीधा और अलर्ट करने वाला पॉइंट है। हमारे पास नेचुरल रिवर सैंड और पत्थरों की जो हैवी कमी हो रही है ना, आने वाले टाइम में पूरा कंस्ट्रक्शन सेक्टर डायरेक्टली इसी बात पर डिपेंड करेगा कि हम इस क्राइसिस को कैसे हैंडल करते हैं। तो इस ह्यूज प्रॉब्लम का टेक्निकल सॉल्यूशन आखिर है क्या? आज के इस एक्सप्लेनर का हमारा रोड मैप कुछ इस तरह होगा। पहले हम रिसोर्स स्कैर्सिटी और द कोड को समझेंगे। उसके बाद हम राइज ऑफ मैन्युफैक्चर्ड एग्रीगेट्स पर जाएंगे, उनके यूटिलाइजेशन लिमिट्स को केयरफुली डिकोड करेंगे, एसेंशियल टेस्टिंग स्टैंडर्ड्स चेक करेंगे और फाइनली बिल्डिंग अ सस्टेनेबल फ्यूचर पर अपनी बात खत्म करेंगे। तो चलिए सीधे अपने पहले सेक्शन में चलते हैं, रिसोर्स स्कैर्सिटी और द कोड। देखते हैं कि हमारी इंडस्ट्री नेचुरल मटेरियल्स की इस जबरदस्त कमी से निपटने के लिए एग्जैक्टली कर क्या रही है। जब नेचुरल रिसोर्सेज की सच में कमी होने लगी ना, तब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने एक्शन लिया और एग्रीगेट्स के लिए इस तीसरे रिवीजन को लॉन्च किया, IS 383 2016। सुना होगा आपने इसके बारे में। ये कोई आम रूल बुक नहीं है दोस्तों, ये रिसोर्स स्कैर्सिटी प्रॉब्लम को फेस करने का एक हाईली रिसर्च्ड प्योरली ऑफिशियल सोल्यूशन है। बेसिकली हमारी नई ब्लूप्रिंट। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपैरिजन देखिए। कोड का सेक्शन 3.1 नेचुरल और नई टेक्निक्स के बीच एक क्रिस्टल क्लियर डिफरेंस बताता है। एक तरफ है हमारी ट्रेडिशनल नेचुरल सैंड, जो नेचुरली चट्टानों के टूटने से बनती है, पता ही है हमें। पर दूसरी तरफ वहां आती है मैन्युफैक्चर्ड फाइन एग्रीगेट। इसको थर्मल प्रोसेसेस, वॉशिंग या क्रशिंग के जरिए इंटायरली नॉन नेचुरल सोर्सेज से बनाया जाता है। ये क्लियर टेक्निकल डिस्टिंक्शन ही आगे की सारी इनोवेशंस का फाउंडेशन है। ओके, अगले हिस्से पर आते हैं, राइज ऑफ मैन्युफैक्चर्ड एग्रीगेट्स। अब हम उन स्पेसिफिक इनोवेटिव ऑल्टरनेटिव मटेरियल्स को डीपली एक्सप्लोर करेंगे जिन्हें कोड ने ऑफिशियली ग्रीन लाइट दे दी है। सोचिए, जिन चीज़ों को हम कल तक सिर्फ इंडस्ट्रियल वेस्ट मानते थे, वो आज कितनी काम की हैं। ये सच में हैरान करने वाला है। एयर कूल्ड आयरन स्लैग और कॉपर स्लैग, ये एसेंशियली इंडस्ट्रियल बाई प्रोडक्ट्स हैं जो स्टील और कॉपर फैक्ट्री से निकलते हैं। इनको कॉन्क्रीट एग्रीगेट्स की तरह यूज़ करने का सीधा मतलब पता है क्या है? ना सिर्फ माइनिंग का लोड कम होता है, बल्कि जो पहाड़ जैसा इंडस्ट्रियल वेस्ट था, वो भी स्मार्ट तरीके से ठिकाने लग जाता है। एक तीर से दो शिकार। स्लैग के अलावा एनेक्स A3 एक और ब्रिलियंट अप्रोच सामने लाता है, कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन, यानी CND वेस्ट का स्मार्ट यूज। होता क्या है, जब कोई पुरानी बिल्डिंग टूटती है तो उसके मलबे को अब रिगरसली प्रोसेस करके रिसाइकल्ड एग्रीगेट और रिसाइकल्ड कंक्रीट एग्रीगेट यानी RCA में बदल दिया जाता है। कचरे को वापस हाईली यूजेबल बिल्डिंग मटेरियल्स में बदलना, ये एनवायरनमेंट के लिए लिटरली एक बहुत बड़ा पॉजिटिव विन है। सही मटेरियल्स तो मिल गए, पर एक और बहुत क्रूशियल फैक्टर है, पार्टिकल्स का शेप। अगर आप राउंडेड पार्टिकल्स को ध्यान से एंगुलर या फ्लेकी पार्टिकल्स के साथ कंपेयर करें तो फर्क बिल्कुल साफ दिखता है। अब आप पूछेंगे कि भाई ये मैटर क्यों करता है? वेल, पार्टिकल का शेप डायरेक्टली कंक्रीट की वर्केबिलिटी और उसकी फाइनल स्ट्रेंथ को अफेक्ट करता है। नेचुरल सैंड बिल्कुल गोल होती है, जबकि ये मैन्युफैक्चर्ड एग्रीगेट्स अक्सर एंगुलर यानी थोड़े नुकीले होते हैं। इसकी वजह से सीमेंट और पानी का मिक्सचर बिल्कुल अलग तरीके से रिएक्ट करता है। Alright, moving on to the third part, understanding utilization limits. देखिए, मटेरियल्स तो आ गए हमारे पास, पर क्या हम इन्हें अंधाधुंध यूज कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। उन्हें फुल सेफ्टी के साथ यूज करने के स्ट्रिक्ट रूल्स क्या हैं? आइए इन यूटिलाइजेशन लिमिट्स को डिटेल में ब्रेक डाउन करते हैं। कोर्स एग्रीगेट्स के लिए कोड ने एकदम क्लियर और स्ट्रिक्ट सेफ्टी बाउंड सेट किए हैं। फॉर एग्जाम्पल, आयरन स्लैग को लीजिए। प्लेन कंक्रीट में आप इसे 50% तक ओपनली यूज कर सकते हैं, लेकिन जहां स्टील रीइंफोर्समेंट लगा हो वहां सेफ्टी रीजंस की वजह से स्ट्रिक्टली सिर्फ 25% अलाउड है। उसी तरह अगर हम रिसाइकल कंक्रीट एग्रीगेट की बात करें तो प्लेन में 25% और रीइंफोर्स्ड में मैक्सिमम 20% तक ही अलाउड है, वो भी सिर्फ M25 ग्रेड तक। रूल्स एकदम क्लियर हैं। और अगर हम फाइन एग्रीगेट्स की तरफ बढ़ें तो ये लिमिटेशंस और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाती हैं। कॉपर स्लैग को रीइंफोर्स कंक्रीट में 35% तक सेफली यूज किया जा सकता है, लेकिन जरा स्टील स्लैग वाले रूल पर गौर कीजिए। प्लेन कंक्रीट में ये 25% अलाउड है, पर रीइंफोर्स कंक्रीट में कोड इसकी एकदम मनाही करता है।
जीरो अलाउंस, एब्सोल्युटली निल। क्यों? ताकि उस सरिया में जंग यानी कोरोजन का कोई रिस्क ही ना बचे। अब जब लिमिट सेट हो गई हैं तो आता है हमारा अगला सेक्शन, एसेंशियल टेस्टिंग एंड क्वालिटी। क्योंकि इन नए मटेरियल्स पर इंजीनियर्स और बिल्डर्स का भरोसा तभी बनेगा जब इनको रिगरसली टेस्ट किया जाएगा। सेक्शन 5.5.2 को अगर हम ध्यान से देखें तो ये स्पेसिफिकली स्लैग एग्रीगेट्स के लिए 3 बहुत ही मैंडेटरी, बहुत ही जरूरी टेस्ट प्रिस्क्राइब करता है: आयरन अनसाउंडनेस, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन रेशो और अनसाउंडनेस ड्यू टू फ्री लाइम। इन टेस्ट का मेन मकसद बस एक ही है, ये गारंटी करना कि ये नए ऑल्टरनेटिव एग्रीगेट्स फुल्ली सेफ हैं, ताकि आने वाले कई सालों तक इनका शेप चेंज ना हो और बिल्डिंग की स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी परफेक्ट बनी रहे। तो चलिए प्रैक्टिकली समझते हैं कि ये सेफ्टी टेस्ट आखिर काम कैसे करता है। एनेक्स डी के हिसाब से आयरन अनसाउंडनेस चेक करने के स्टेप्स बिल्कुल क्लियर हैं। सबसे पहले उस स्लैग एग्रीगेट सैंपल को 14 दिनों तक डिस्टिल्ड वाटर में डुबा कर रखा जाता है, पूरा 2 हफ्ते। दूसरे स्टेप में सैंपल को निकालकर किसी भी विजुअल क्रैकिंग के लिए बहुत केयरफुली एग्जामिन करते हैं और फाइनल स्टेप में चेक करते हैं कि कहीं सैंपल टूटकर बिखर तो नहीं रहा। ये थरो प्रोसीजरल चेकिंग बताती है कि आईएस स्टैंडर्ड की स्ट्रिक्टनेस और सेफ्टी लेवल्स कितने हाई हैं। और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन टेस्ट के लिए इसके लिए एक हाईली सोफिस्टिकेटेड अपैरेटस का इस्तेमाल होता है, जिसमें एक डायल गेज और कंट्रोल पैनल वाला एग्जैक्ट थर्मोस्टैट वाटर बैथ इंक्लूड होता है। सोचिए, अगर मटेरियल के अंदर पानी के रिएक्शन से थोड़ा सा एकदम माइनर सा भी एक्सपेंशन होता है ना, तो ये अपैरेटस उसे एक्यूरेटली मेजर कर लेता है। ये सब इसलिए ताकि आपके रियल वर्ल्ड कंस्ट्रक्शन साइट पर मटेरियल्स की वजह से कोई हादसा ना हो। और हाँ, कोड उन इम्प्योरिटीज के लिए भी उतना ही स्ट्रिक्ट है जो कंक्रीट में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। टेबल 2 साफ कहता है कि कोल, लिग्नाइट, मिट्टी के ढेले या माइका जैसे हार्मफुल मटेरियल्स किसी भी एग्रीगेट में 1% से ज्यादा किसी हाल में अलाउड नहीं है, चाहे आप नेचुरल सैंड यूज कर रहे हो या नया मैन्युफैक्चर्ड एग्रीगेट। क्वालिटी स्टैंडर्ड्स आर एब्सोल्युटली नॉन-नेगोशिएबल। फाइनली वी रीच आवर लास्ट सेक्शन, बिल्डिंग अ सस्टेनेबल फ्यूचर। अब वक्त आ गया है कि इन सारी टेक्निकल डिटेल्स और रूल्स टू मॉडर्न इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी पिक्चर के साथ कनेक्ट करके देखा जाए। यहाँ हमारा सबसे बड़ा टेकअवे सामने आता है। IS 383/2016 कोई आम रूल्स की किताब या टेक्स्ट बुक नहीं है जिसे पढ़कर छोड़ दिया जाए। ये एक्चुअली में हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का एक प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट है, एक ऐसे फ्यूचर के लिए जो इको फ्रेंडली हो, सस्टेनेबल हो। सच कहूँ तो इन नई प्रैक्टिसेस को अपनाना अब कोई ऑप्शनल चीज नहीं रह गई है। हर फॉरवर्ड थिंकिंग बिल्डर और इंजीनियर के लिए ये कंप्लीटली एसेंशियल हो चुका है। तो इस चर्चा को खत्म करते हुए मेरा आपसे एक आखिरी और सबसे बड़ा सवाल है, क्या आप इन थॉरली टेस्टेड, स्ट्रिक्टली वेरीफाइड, रिसाइकल्ड एग्रीगेट्स को अपने अगले कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट करने के लिए तैयार हैं? इन नई गाइडलाइंस को समझिए, इन्हें अप्लाई कीजिए और इंडस्ट्री को एक बेटर, ग्रीनर फ्यूचर की तरफ ले चलिए। इस बारे में सोचिएगा जरूर।